नेपाल का प्रोटेस्ट अपनी बहुत सी चीजों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ था। जी हाँ, नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट था, उसने देश भर में या मैं बोलूं ग्लोबली एक बहुत हद तक अट्रैक्शन देख ली थी। वो बहुत ही अतरंगी प्रोटेस्ट था। यूजुअल प्रोटेस्ट में आप देखते हैं कि लोग मोर्चा लेके जा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में टिकटॉक वीडियोस बन रहे थे। इस प्रोटेस्ट के अंदर नए नए मूवमेंट्स थे। इसमें एक तरफ एक वीडियो थी जिसमें मैं आपको बताऊं कि एक प्रोटेस्टर्स खड़े हैं और सामने आर्मी वाले खड़े हैं और वो टीयर गैस निकालने जा रहे हैं, और वो आर्मी वाला और वो प्रोटेस्टर एक दूसरे को देख के हंस रहे हो, और मन में मतलब वो एक दूसरे से यही कनेक्ट कर रहे होंगे कि भाई रहन देते हैं, भाई छोड़ दे। मतलब सब इतना क्या कहते हैं, पूरी तरीके से कार्टून तरीकों से ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ। हालांकि इस प्रोटेस्ट ने अपना भयावह स्थिति भी देखा कि कैसे सोशल मीडिया बैन के बाद से प्रोटेस्टर्स दिखे मार्च करते हुए पार्लियामेंट की तरफ, जहां पे उन पे ओपन शूट हो गया, जिसके बाद से 20 लोगों की मौत हो गई। और फिर प्रोटेस्टर्स और गुस्से में आ गए, फिर वे गए, इन्होंने किसी भी मिनिस्टर को छोड़ा ही नहीं। पुराने प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया, जो कि बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं थी। प्रोटेस्ट एक वॉयलेंट रूप पर भी दिखा। पर एक तरफ जहां हम इस प्रोटेस्ट को बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ एक सिमिलर पैटर्न में देख रहे थे, उस तरीके का भयावह नहीं देखने को मिला। प्रोटेस्ट अब इनका खत्म हो चुका है। इन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट कहते हैं बनाने की सोच ली है। साथ ही साथ अब प्रोटेस्टर्स दिख रहे हैं नेपाल के स्ट्रीट पर, या मैं बोलूं सड़कों पे साफ सफाई करते हुए। जी हाँ, पूरा नेपाल जुट गया है, अपने पैसे लगा रहा है, और ये जिन्होंने जितनी एरियाज को तोड़ फोड़ की थी, जो भी चीजें की थी, उन सब चीजों को अब ये ठीक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो सब कुछ इस टाइम पे चल रहा है, ये काफी हद तक इंटरेस्टिंग पैटर्न की तरफ जा रहा है। सब कुछ बहुत नया है ये सब कुछ देखना। अब मैं आपको एक जो चीज बताऊंगी, इससे आपको समझ में आएगा कि डिजिटल वर्ल्ड कितना ज्यादा सीरियस हो चुका है, कितना ज्यादा हमारी सिस्टम के अंदर इंग्रेव्ड हो चुका है। आज तक ये बस हमारी क्या कहते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में था, पर ये आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी देश की गवर्नमेंट या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर किसी ऑनलाइन ऐप के वोटिंग के थ्रू बन रहा है? जी हाँ, ये कुछ अतरंगी सा है। नेपाल का अगला प्राइम मिनिस्टर इन लोगों ने डिस्कॉर्ड ऐप के थ्रू चूज किया है। जी हाँ, डिस्कॉर्ड ऐप, अगर आपको याद होगा कि कोरोना में जब आप अमंगस खेला करते थे, उस टाइम पे ये एक वॉइस मेल मैसेजिंग ऐप है। मतलब एक तरीके का ग्रुप वॉइस चैट कर सकते हैं आप, इसमें अपने दोस्तों को बुला लीजिए। इसमें करीबन 50 से 100 पार्टिसिपेंट्स एक साथ एक टाइम पर रह सकते हैं, और ऑन एंड ऑन अगर आप आगे जाएंगे तो और भी रह सकते हैं। तो नेपाली लोगों ने इस डिस्कॉर्ड ऐप के थ्रू वोटिंग करवाई अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए, और ज्यादातर लोगों ने पुरानी चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल को चूज किया। जी हाँ, वे एक महिला हैं, और उनका इन्फ्लुएंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक न्यायाधीश थी, और लोगों के मन में ये पूरी तरीके से सोच है, उनके अंदर ये स्थित है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइनमेंट में नहीं थी। हालांकि उन्होंने उनके अपने पूरे करियर के बीच में वो पॉलिटिक्स से काफी दूर रही, वो न्याय, लॉ और रेगुलेशंस पे ही उन्होंने ध्यान दिया। तो ये एक वो औरत है कि जिसके वजह से शायद नेपाल की डेमोक्रेसी, नेपाल में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इस पे ये काम कर सके। नेपाल जिस तरीके से एक चाइनीज डेट ट्रैप के अंदर भी फंसा हुआ है, उस पे काम किया जा सके। नेपाल के अंदर इंडस्ट्रीज आ सके जिसके वजह से एक नया वर्चस्व देखने को मिले, और नेपाली यूथ को, जो कि 40% तक नेपाल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वो उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। वो जो दूसरों के लिए काम कर रही है, वो अपने देश को बड़ा बनाने के लिए काम करे। जी हाँ, चीजें अब मेक इन नेपाल हो, चीजें अपलिफ्ट हो, टूरिज्म बढ़े, और भी बहुत चीजों पे काम किया जाए, इसलिए नेपाली लोगों ने इन्हें चूज किया है। जी हाँ, ये इसलिए भी बहुत फेमस है कि अगर हिस्टोरिकली बोले तो ये उन औरतों में से कुछ एक है, या उन लोगों में से फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है कि इन्होंने 1990 में नेपाल की डेमोक्रेसी मूवमेंट को लीड किया था, जिसके तहत नेपाल में डेमोक्रेसी वापस आ रही थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि नेपाल एक मोनार्क स्टेट में था, राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा, ऐसी वाली चीज में था। पार्टीज और इन सब चीजों का इतना स्टार्टिंग से इतनी चीजें नहीं थी नेपाल के अंदर, उनकी इंडिपेंडेंस के बाद से अगर मैं बोलूँ तो।
तो फिर उसमें अब ये पॉलिटिकल पार्टी लाना, इलेक्शन करना, चीजें करना, ये सब चीजें एक तरीके की निशानी है और चीजें हैं। और अब डिस्कॉर्ड के थ्रू एक नई प्राइम मिनिस्टर मिल चुकी हैं नेपाल को। जी हाँ, इस पूरे वोटिंग और पैटर्न में हमें ये समझ में आ रहा है कि डिजिटल वर्ल्ड कितना हद तक सीरियस होता जा रहा है। आपकी डेली डेली लाइफ से लेकर आपकी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म और कौन बनेगा, वो भी अब इसका एक पार्ट हो चुका है। एक तरफ हमने नेपाल की ये सब ट्रेजेडीज और ये सब वॉयलेंस वगैरह देखा, दूसरी ओर आपको डिजिटल का एक नया और भयावह रूप दिखाते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यूरोप के अंदर। यूरोप में एक पिटिशन जारी हुआ है जिसके अंदर वे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर आदमी के पर्सनल चैट पे एक सर्विलेंस रखेगा यूरोप। जी हाँ, ये सीधा साधा एक निशाना साधा है यूरोप ने लोगों की प्राइवेसी इन्वेड करने का। इस तरीके से जो प्राइवेसी, अगर आपकी कोई पर्सनल चैट पढ़ने लगे, पर्सनल डिटेल्स उसके अंदर होती हैं, पर्सनल पिक्चर्स होती हैं और कितनी चीजें होती हैं, अब ये सब चीजें गवर्नमेंट के सर्वेलेंस पे रहेंगी तो आपको कैसा लगेगा, आपको अंदर से कैसा फील होगा। एक तरीके का एक नेकेड एक्सप्लॉयटेशन है लोगों के साथ ये सब कुछ। आजकल लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एआई के जमाने में कितनी चीजें शेयर करते हैं। ऑलमोस्ट आपकी आधी सी ज्यादा जिंदगी ऑनलाइन बसी हुई है। और अगर ये पटिशन आ गया तो किस तरीके से पूरे यूरोप के लोगों के लिए एक डिक्टेटरशिप जैसा माहौल हो जाएगा। जी हाँ, कौन चाहेगा कि कोई उनकी पर्सनल चैट पढ़ सके। ये जो गवर्नमेंट कर रही है इसका कितना हद तक मिसयूज होने वाला है, साइबर क्राइम्स बढ़ जाएंगे। इन सब चीजों के ऊपर कोई भी तरीके की पाबंदियां नहीं लग पाएंगी। ये सब चीजें कैसे एक भयावह रूप में बढ़ जाएगी और यूरोप का जो पूरा साइबर क्राइम का एरिया है वो कितना अपस्केल हो जाएगा। इन सब चीजों पे यूरोप क्यों नहीं सोच रहा है और कहाँ गया यूरोप की वो डेमोक्रेसी। जी हाँ, जिसकी हम इतने टाइम से बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि एशियन कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी कम है, नॉर्थ कोरिया में ऐसी चीजें, इंडिया में ऐसी चीजें, अब यूरोप की डेमोक्रेसी कहाँ गई। आप अपने सिटीजन्स की पर्सनल चैट पे सर्विलेंस रख रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों के लिए रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, लोग जीना ही छोड़ दे। आपकी इन सब चीजों के चक्कर में लोग मैसेज करना, बात करना, ये सब करना छोड़ दे। अपने पिन से लेके हर चीज कहाँ रखेंगे। अब वो डायरी वाला जमाना आ गया है कि सब कुछ उसके अंदर रखा जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आजकल कितने लोग हार्ड कॉपी ऑफ आधार कार्ड लेके चलते हैं या अपनी आइडेंटिटी प्रूफ और ये सब चीजें रखते हैं। मैक्सिमम लोग डिजी लॉकर में चीजें रखते हैं। सिमिलर वे में यूरोप में भी चीजें होंगी होंगी कि नहीं। अब अपनी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह आप अगर हार्ड कॉपी लेके नहीं चल रहे हैं तो फिर आपके पास एक डिजी लॉकर जैसा कोई ऐप होगा जिसके अंदर आप डालते होंगे। और अगर वो चीज भी गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है और गवर्नमेंट से कोई और एक्सेस कर पाएगा तो कितना ज्यादा थ्रेट हो जाएगा कंट्री के अंदर। इससे टेररिज्म, इससे फ्रॉड के केसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगता है यूरोप में लोग वीपीएन लगा के चीजें अपनी ठीक नहीं कर पाएंगे? पर एक तरीके से लोगों के फोन का एक्सेस पूरी तरीके से कि कहते हैं यूरोप की गवर्नमेंट के पास होगा। ये बहुत ही ज्यादा भयावह चीज है। 3 कंट्रीज ने पहले इस चीज को रेजिस्ट किया पर अब कंट्रीज बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया और भी ऐसे कि कहते हैं चेकोस्लोवाकिया और भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जो इसके अगेंस्ट सामने आई है कि प्लीज ये सब चीजें मत करिए। ये सीधा सीधा किसी की भी डेमोक्रेटिक राइट और उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेसी के विरुद्ध है। ये साइबर लॉ के विरुद्ध है। ये चीज जो आप कर रहे हैं इससे कंट्री में और स्टेटस और स्थिति खराब होगी ही होगी। और तो और जो इंडियंस भी वहां रह रहे हैं उनके लिए भी कितना मुश्किल होगा। आप समझिए, रेमिटेंस का पैसा आता है। रेमिटेंस वो होते हैं जो आप कैसे किसी फॉरेन कंट्री से अपने होम कंट्री के अंदर भेजते हो। तो इसके अंदर जो पैसे आ रहे हैं, डिटेलिंग है, चीजें हैं, बैंक अकाउंट, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। गवर्नमेंट आपकी हर चीज देख पाएगी। ये जो साइबर वर्ल्ड और ये डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे करते हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का एक पार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद डिजिटल ही नया रियलिटी होगा और रियलिटी एक रील बन जाएगा। इस चीज का ये जो नए तरीके और नई कहते हैं टेक्निक्स जो हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो काफी हद तक एक तरीके से डेवलपमेंट भी हो रही है पर इसके कॉन्स भी देखने को मिल रहे हैं।
और इसके कॉन्स कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसमें सीधा-सीधा प्राइवेसी का गेम हो रहा है। अभी रिसेंटली जैसे हमने वो केसेस देखे थे कि कैसे गूगल जैसे इतनी बड़ी फर्म इतने लोग का डेटा स्टील करती है, प्राइवेसी गूगल तक नहीं देता है, और साथ ही साथ अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी, उनकी कुकीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी आपकी परमिशन के बिना भी गूगल आपका डेटा स्टील करता है। ये सब चीजें बहुत हद तक भयावह होती जा रही हैं। क्या और कैसे करना है, इसका कोई अंदेशा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा बहुत बच के रहिए। ज़्यादातर अपनी प्राइवेट चीज़ें या प्राइवेट पिक्चर्स या प्राइवेट डिटेल्स इतनी शेयर करने की कोशिश मत करिए। थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि चीज़ें यूरोप तक बढ़ जाती हैं तो आगे भी कभी भी आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहिए। हमारी बस इतनी टिप्पणी रहेगी आपके लिए, और हमें आशा है कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग दोनों लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, और जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हम आपको हर चीज से अपडेटेड रखेंगे। जियोपॉलिटिकल और स्पेसिफिकली बिहार इलेक्शन की रिलेटेड रिपोर्टिंग्स हम अपने चैनल पे काफी हद तक करते रहते हैं, तो हमें देखना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग अस, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।